प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आशा है आप स्वस्थ व प्रसन्न होंगे। हम पौधे में परिवहन के अध्ययन के क्रम में पिछले सत्र में पादप जल संबंध के अंतर्गत परासरण तथा इसे प्रभावित करने वाले कारकों पर विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। आइए आज हम पादप जल संबंध के अन्य आयामों जैसे जीव द्रव्य कुंचन, अंतः शोषण, वाष्पोत्सर्जन आदि का विस्तृत अध्ययन करेंगे। इसलिए आज के सत्र के हमारे अधिगम उद्देश्य रहेंगे पादप कोशिकाओं या ऊतकों में जल की गति के प्रति व्यवहार का अध्ययन करना, समपरासारी विलयन, अल्प परासारी विलयन तथा अति परासारी विलयन को परिभाषित करना एवं पादप कोशिकाओं तथा ऊतकों में इनके परस्पर प्रभाव का अध्ययन करना, जीव द्रव्य कुंचन का अध्ययन करना एवं इसे परिभाषित करना, फ्लैसिड, स्फीति दाब तथा दाब विभव को परिभाषित करना, एपोप्लास्ट पथ तथा सिम्प्लास्ट पथ का वर्णन करना, अंतः शोषण को परिभाषित करना एवं इसके महत्व की व्याख्या करना, वाष्पोत्सर्जन को परिभाषित करना, छात्रों में कला कौशल, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, जिज्ञासु प्रवृत्ति और अवलोकन कौशल का विकास करना। इसके साथ साथ जीव विज्ञान के अध्ययन में अर्जित ज्ञान को दैनिक जीवन में सहसंबंधित करना और अनुप्रयोग में लाना। विद्यार्थियों, सर्वप्रथम हम पादप कोशिकाओं या ऊतकों में जल की गति के प्रति व्यवहार को समझने का प्रयास करेंगे। पादप कोशिकाओं या ऊतकों में जल की गति के प्रति व्यवहार उसके आसपास के घोल पर निर्भर करता है। यदि बाहरी घोल कोशिका द्रव्य के परासरण दाब को संतुलित करता है तो उसे हम समपरासारी कहते हैं। यदि बाहरी विलयन कोशिका द्रव्य से अधिक तनुकृत है तो उसे अल्प परासारी कहते हैं, और यदि बाहरी विलयन बहुत अधिक सांद्रतायुक्त होता है तो इसे अति परासारी कहते हैं। कोशिकाएं अल्प परासारी घोल में फूलती हैं और अति परासारी में सिकुड़ती हैं। जब कोशिका अति परासारी विलयन के संपर्क में आती है तब कोशिका में से पानी बाहर गति कर जाता है तथा पादप कोशिका की कोशिका झिल्ली सिकुड़कर कोशिका भित्ति से अलग हो जाती है। सबसे पहले जीव द्रव्य से पानी बाहर आता है, फिर रसधनी से आता है। आप स्क्रीन पर चित्र में देखिए, जब कोशिका से विसरण द्वारा पानी निकलकर बाह्य कोशिका द्रव्य में जाता है तब जीव द्रव्य कोशिका भित्ति से अलग हो जाता है और इसे कोशिका का जीव द्रव्य कुंचन कहा जाता है। इसको हम अंग्रेजी में प्लाज्मोलिसिस कहते हैं। जल का परिवहन झिल्ली के आर पार उच्चतर जल विभव क्षेत्र अर्थात कोशिका से निम्नतर जल विभव क्षेत्र में कोशिका के बाहर जाता है। आप पुनः इस चित्र को देखिए। जब कोशिका या ऊतकों को समपरासारी घोल में रखा जाता है तो जल का कुल प्रभाव अंदर या बाहर की ओर नहीं होता है। यदि बाह्य घोल जीव द्रव्य के परासारी दाब को संतुलित रखता है तो इसे समपरासारी कहते हैं। कोशिकाओं में जब जल अंदर और बाहर समान रूप से प्रवाहित होता है तो कोशिकाएं साम्यावस्था में कही जाती हैं। तब कोशिका को हम ढीली कहते हैं या फ्लैसिड कहा जाता है। जीव द्रव्य संकुचन की प्रक्रिया प्रायः प्रतिवर्ती होती है। जब कोशिकाओं को अल्प परासारी घोल उच्च जल विभव या जीव द्रव्य की तुलना में तनुकृत विलयन में रखा जाता है तो कोशिका में जल विस्तृत होता है और जीव द्रव्य को भित्ति के विरुद्ध दबाव बनाने का कारण बनता है, जिसे हम स्फीति दाब या टर्गर प्रेशर कहते हैं। पानी घुसने के कारण जीव द्रव्य द्वारा प्रकट किए गए कठोर भित्ति के विपरीत दाब को दाब विभव या साई पी, जिसको हम डिनोट करते हैं, संकेतित करते हैं, प्रेशर पोटेंशियल कहते हैं। कोशिका भित्ति की दृढ़ता के कारण कोशिका नहीं फटती है। यह स्फीति दाब अर्थात टर्गर प्रेशर अंततः कोशिकाओं के विस्तार एवं फैलाव के लिए
उत्तरदायी होता है। आइए अब हम अंतः शोषण के यानी कि इम्बिबिशन के बारे में चर्चा करते हैं। अंतः शोषण एक विशेष प्रकार का विसरण है। जब ठोस एवं कोलाइड्स द्वारा पानी को अवशोषित कर लिया जाता है तो इसके कारण उसके आयतन में विशाल रूप से वृद्धि हो जाती है। अंतः शोषण के प्रतिष्ठित उदाहरणों में बीजों और सूखी लकड़ियों द्वारा जल का अवशोषण मुख्य रूप से है। क्या आपको पता है कि आदि मानव द्वारा बड़ी चट्टानों एवं पत्थरों को तोड़ने के लिए फूली हुई लकड़ी या काष्ठ के द्वारा पैदा किए गए दाब का ही प्रयोग किया जाता था? हाँ, यदि अंतः शोषण के द्वारा दाब नहीं होता तो नवोद्भिद खुली जमीन पर उभर कर नहीं आ पाते। वे संभवतः बाहर आकर स्थापित हो ही नहीं पाते। अंतः शोषण भी एक प्रकार का विसरण है, क्योंकि जल की गति सांद्रण प्रवणता के अनुसार है। बीज या अन्य ऐसी ही सामग्रियों में पानी लगभग नहीं के बराबर होता है, अतः ये आसानी से जल का अवशोषण कर लेते हैं। अवशोषक तथा अंतः शोषित होने वाले द्रव के बीच जल विभव प्रवणता आवश्यक है। इसके अतिरिक्त कोई भी पदार्थ जो किसी भी द्रव को अंतः शोषित करता हो, अवशोषक और द्रव के बीच बंधुता होना पहली शर्त है। प्रारंभिक अवस्था में आपने एक प्रयोग किया होगा, याद कीजिए। इस प्रयोग के दौरान आपने रंगीन पानी में सफ़ेद फूल सहित टहनी को डाला होगा और उसके रंग के परिवर्तन को भी देखा होगा। टहनी के कटे छोर को कुछ घंटे तक घोल में रहने के बाद आपने निश्चित ही उस क्षेत्र को ध्यान से देखा होगा जिसमें से रंगीन पानी का परिवहन होता है। यह प्रयोग जो आपने बचपन में किया है बड़ी आसानी से दर्शाता है कि पानी के परिवहन का रास्ता संवहनी बंडल मुख्यतः जाइलम है। अब हम पौधे में पानी तथा अन्य पदार्थों के परिवहन की प्रक्रिया को समझते हैं। लंबी दूरी तक पदार्थों का परिवहन केवल विसरण द्वारा नहीं हो सकता है। विसरण एक धीमी प्रक्रिया है। यह छोटी दूरी तक अणुओं को पहुंचाने में तो कारगर है, लेकिन बड़े एवं जटिल जीवों में बहुधा पदार्थों का परिवहन लंबी दूरी तक होता है। कभी कभी उत्पादन या अवशोषण एवं संग्रहण के स्थान तक एक दूसरे से काफ़ी दूर होते हैं, अतः विसरण एवं सक्रिय परिवहन काफ़ी नहीं है। इसलिए विशिष्ट व्यापक दूरी का परिवहन तंत्र आवश्यक हो जाता है ताकि आवश्यक पदार्थ निश्चित रूप से तीव्र गति से पहुंच सकें। जल, खनिज तथा भोजन सामूहिक प्रणाली द्वारा परिवहन करते हैं। सामूहिक या थोक प्रवाह में पदार्थों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिवहन दो बिंदुओं के बीच दाब की भिन्नता के परिणामस्वरूप ही होता है। सामूहिक प्रवाह की यह विशिष्टता है कि पदार्थ चाहे घोल हो या निलंबन, नदी के प्रवाह की तरह ही बहता है। यह विसरण से भिन्न होता है, जहाँ पर विभिन्न पदार्थ अपनी सांद्रता प्रवणता के अनुसार स्वतंत्र रूप से परिवहनित किए जाते हैं। थोक प्रवाह को तो धनात्मक जलीय दाब प्रवणता या ऋणात्मक जलीय दाब प्रवणता के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। इसका उदाहरण है पुआल के द्वारा चूषण करना। पदार्थों की पादपों के संवहनी ऊतकों के द्वारा थोक या सामूहिक गति को स्थानांतरण कहते हैं। उच्च पादपों में बहुत ही उच्च विशेषीकृत संवहनी ऊतक जैसे जाइलम और फ्लोएम होते हैं। जाइलम मुख्य रूप से जल, खनिज लवणों, कुछ कार्बनिक, नाइट्रोजन तथा हार्मोन को जड़ से वायवीय भाग तक स्थानांतरित करता है। फ्लोएम मुख्य रूप से विभिन्न प्रकार के कार्बनिक एवं अकार्बनिक विलयनों को पत्तियों से पादपों के विभिन्न भागों में स्थानांतरित करते हैं। हम सभी जानते हैं कि जल और खनिज तत्वों के अवशोषण की जिम्मेदारी विशेष रूप से मूल रूमों की होती है, जो कि जड़ों के अग्रभाग में लाखों की संख्या में शीर्ष स्थान पर पाए जाते हैं। मूल रोम
पतली भित्ति वाले होते हैं जो अवशोषण के लिए व्यापक रूप से क्षेत्र प्रदान करते हैं। जल खनिज विलय के साथ मूल रोम से होकर शुद्ध रूप से विसरण प्रक्रिया के द्वारा अवशोषित किया जाता है। एक बार जब मूल रोम द्वारा जल अवशोषित कर लिया जाता है तब वह जड़ों की गहरी परतों में दो भिन्न पथों से गति करता है और ये पथ हैं एपोप्लास्ट पथ तथा सिम्प्लास्ट पथ। आप स्क्रीन पर दर्शाए गए इस चित्र को देखिए। एपोप्लास्ट निकटवर्ती कोशिका भित्ति का तंत्र है। जड़ों के अंतःत्वचा में मौजूद कैस्पेरियन पट्टी को छोड़कर पूरे पौधे में फैला रहता है। जल का एपोप्लास्टिक परिवहन केवल अंतरकोशिकीय जगहों और कोशिकाओं की भित्ति में ही उत्पन्न होता है। एपोप्लास्ट के माध्यम से होने वाला परिवहन कोशिका झिल्ली को पार नहीं करता है, यह गति प्रवणता पर निर्भर करती है। एपोप्लास्ट जल के परिवहन में कोई भी बाधा नहीं डालता है और जल परिवहन सामूहिक प्रवाह के माध्यम से होता है। जैसे ही जल अंतरकोशिकीय गुहा या वातावरण में वाष्पित होता है तो एपोप्लास्ट के सतत जल प्रवाह में तनाव उत्पन्न हो जाता है। अतः आसंजक एवं संशक्तिशीलता के कारण जल का सामूहिक प्रवाह होता है। सिम्प्लास्टिक तंत्र अंतः संबंधित जीव द्रव्य का तंत्र है। पड़ोसी कोशिकाएं कोशिका लड़ी से जुड़ी होती हैं जो कि जीव द्रव्य तंतु तक विस्तृत रूप से फैली रहती हैं। सिम्प्लास्टिक परिवहन में जल कोशिकाओं के जीव द्रव्य के माध्यम से तथा अंतर कोशिकीय परिवहन में यह जीव द्रव्य तंतु के माध्यम से आगे बढ़ता है। जल कोशिकाओं के अंदर कोशिका झिल्ली के माध्यम से प्रवेश करता है, अतः इस प्रकार का परिवहन अपेक्षाकृत धीमा होता है। सिम्प्लास्टिक पथ को परिवहन में कोशिका द्रव्य प्रवाहन सहायता करता है। जड़ों में अधिकतर जल प्रवाह एपोप्लास्ट के माध्यम से उत्पन्न होता है। चूंकि वल्कुट कोशिकाएं ढीली गठित होती हैं, अतः जल की गति में किसी प्रकार का प्रतिरोध उत्पन्न नहीं होता। जड़ों में अधिकतर जल प्रवाह एपोप्लास्ट के माध्यम से उत्पन्न होता है। चूंकि वल्कुट कोशिकाएं ढीली गठित होती हैं, अतः जल की गति में किसी प्रकार का गतिरोध उत्पन्न नहीं होता है। हालांकि वल्कुट की आंतरिक सीमा अंतःत्वचा पानी के लिए अप्रवेश्य होती है। ऐसा सुबेरियनमय मैट्रिक्स के कारण होता है, जिसे कैस्पेरियन स्ट्रिप भी या कैस्पेरियन पट्टी कहा जाता है। पानी का अणु परत को भेजने के लिए असमर्थ होता है, अतः इन्हें सुबेरियन रहित कोशिका भित्तिक क्षेत्र की ओर पुनः झिल्लिका के माध्यम से कोशिका के अंदर भेजा जाता है। इसके बाद जल सिम्प्लास्ट के द्वारा गतिशील होता है और पुनः झिल्ली को पार करता है ताकि जाइलम कोशिकाओं तक पहुंच सके। आप स्क्रीन पर दिखाए चित्र को देखिए। जल की गति मूल परत से अंतः कोशिका तक सिम्प्लास्टिक होती है। यही एक रास्ता है जिससे पानी तथा अन्य विलेय वेस्कुलर सिलेंडर में प्रवेश करते हैं। एक बार जाइलम माध्यम के भीतर पहुंचने पर जल पुनः कोशिकाओं के बीच तथा उसके आर पार जाने के लिए स्वतंत्र हो जाता है। नई जड़ों में जल सीधे जाइलम वाहिकाओं या और वाहिनिकाओं में प्रवेश करता है। ये जीवन रहित नालियां हैं और एक प्रकार से एपोप्लास्ट का हिस्सा भी हैं। मूल संवहनी तंत्र में जल तथा खनिज आयनों का मार्ग स्क्रीन पर दिखाए गए चित्र में संक्षेपीकृत किया गया है। कुछ पौधों में अतिरिक्त संरचनाएं जुड़ी होती हैं जो उन्हें जल एवं खनिजों के अवशोषण में मदद करती हैं। माइकोराइजा जड़ के साथ फफूंदी या कवक का सहजीवी संगठन है। फफूंदी या कवक तंतु नई जड़ों के आसपास एक नेटवर्क या जाल सा बनाते हैं और वे मूल कोशिका में प्रवेश कर जाते हैं। कवक तंतु का एक बड़ा व्यापक तल क्षेत्र होता है जो भूमि से खनिज आयन एवं जल को मूल से अधिक मात्रा में अवशोषित कर लेता है। ये कवक जड़ को जल एवं खनिज उपलब्ध कराते हैं
और बदले में जड़ें भी माइकोराइजी को शर्करा तथा नाइट्रोजन समाहित यौगिक प्रदान करती हैं। कुछ पौधों का माइकोराइजा के साथ का अविकल्पी संबंध होता है। इसका उदाहरण है, माइकोराइजा की उपस्थिति के बिना चीड़ का बीज न तो अंकुरित हो सकता है और न ही स्थापित हो सकता है। हमने अभी देखा कि पौधे मृदा से जल का कैसे अवशोषण करते हैं और संवहनी ऊतकों में से इसे कैसे पहुंचाते हैं। अब हम यह जानने व समझने का प्रयास करेंगे कि जल पौधे के विभिन्न भागों तक कैसे पहुंचता है। यह जल का चलन क्रियाशील है या अभी भी निष्क्रिय है? चूंकि जल पेड़ के तने में गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध गति करता है, तो इसके लिए ऊर्जा कौन देता है? जैसे कि मृदा के विभिन्न आयन सक्रियता के साथ जड़ों के संवहनी ऊतकों में परिवहनित होते हैं, तो जल भी इसी प्रक्रिया का अनुसरण अपने विभव प्रवणता से करता है तथा जाइलम के अंदर दाब बढ़ाता है। यह धनात्मक दाब ही मूल दाब कहलाता है और तने में कम ऊंचाई तक जल को ऊपर भेजने के लिए उत्तरदायी होता है। हम कैसे देख सकते हैं कि मूल दाब विद्यमान है? आइए इसके लिए एक छोटा सा प्रयोग करते हैं। इसके लिए आप एक छोटा सा नरम तने वाला पौधा चुनें और जिस दिन वातावरण पर्याप्त आर्द्रतापूर्ण हो, अर्थात वातावरण में नमी हो, उस दिन प्रातः काल के समय तने के नीचे क्षैतिज दिशा में हॉरिजेंटली उसे तीखे ब्लेड से काट दें। आप जल्दी ही देखेंगे कि उस कटे हुए तने पर द्रव की कुछ मात्रा ऊपर की ओर उठ आती है। यह द्रव सकारात्मक मूल दबाव के कारण ही आता है। मूल दाब का प्रभाव रात तथा सुबह के समय भी देखा जा सकता है, जब वाष्पीकरण की प्रक्रिया कम होती है और अतिरिक्त पानी घास के तिनकों की नोक पर विशेष छिद्रों से स्रावित जल बूंदों के रूप में लटकने लगता है। इस प्रकार द्रव के रूप में पानी का क्षय बिंदु स्राव या फिर अंग्रेजी में गटेशन कहलाता है। जल परिवहन की कुल क्रिया में मूल दाब केवल एक साधारण दाब ही प्रदान कर पाता है। उच्च वृक्षों में जल के चलन में इसकी कोई बड़ी भूमिका नहीं होती है। मूल दाब का व्यापक योगदान जाइलम में पानी के अणुओं को निरंतर कड़ी के रूप में स्थापित रखने में हो सकता है, जो कि अक्सर वाष्पोत्सर्जन के द्वारा पैदा किए गए बृहत तनावों के कारण टूटती रहती है। अधिकांश जल को परिवहन करने में अधिकतर पौधों की आवश्यकता वाष्पोत्सर्जन जनित खिंचाव से पूरी हो जाती है। जाइलम के माध्यम से जल का ऊपरी बहाव पर्याप्त उच्च दर से लगभग 5 मीटर प्रति घंटे तक हो सकता है। यह गति कैसे होती है? यह एक पेचीदा सवाल आज तक सवाल ही बना हुआ है कि पौधे के द्वारा पानी ऊपर की ओर धकेला जाता है या फिर ऊपर से खींचा जाता है। और अधिकतर शोधकर्ता सहमत हैं कि पौधों द्वारा पानी मुख्यतः खींचा जाता है और इसकी संचालन शक्ति पत्तियों में वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया का ही एक परिणाम है। इसे जल परिवहन का संयोजन तनाव वाष्पोत्सर्जन खिंचाव मॉडल के रूप में भी प्रस्तुत किया जाता है। परंतु इस वाष्पोत्सर्जन खिंचाव को कौन जनित कर रहा है? आप सोचिए इसके ऊपर। पौधों में जल अस्थायी है। प्रकाश संश्लेषण एवं वृद्धि के लिए पत्तियों में पहुंचने वाले पानी का 1% से भी कम प्रयोग किया जाता है। पानी की अधिकतर मात्रा पत्तियों से रंध्र द्वारा उड़ा दी जाती है और जल की यही क्षति वाष्पोत्सर्जन या ट्रांसपिरेशन कहलाती है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने जल और पादप इनके संबंध के बारे में बहुत कुछ सीखा है। आइए उसकी एक बार पुनरावृत्ति कर लेते हैं। पादप कोशिकाओं या ऊतकों में जल की गति के प्रति व्यवहार उसके आसपास के घोल पर निर्भर करता है। कोशिकाएं अल्प परासारी घोल में फूलती हैं और अति परासारी में सिकुड़ती हैं। जब कोशिका से विसरण द्वारा
पानी निकलकर बाह्य कोशिका द्रव्य में जाता है, तब जीव द्रव्य कोशिका भित्ति से अलग हो जाती है और इसे कोशिका का जीव द्रव्य कुंचन या प्लाज्मोलिसिस कहा जाता है। अंतः शोषण एक विशेष प्रकार का विसरण है जब ठोस एवं कोलाइट्स द्वारा पानी को अवशोषित किया जाता है, तो इसके कारण उसके आयतन में विशाल रूप से वृद्धि होती है। लंबी दूरी तक पदार्थों का परिवहन केवल विसरण द्वारा नहीं होता, बल्कि विसरण एक धीमी प्रक्रिया है। जल, खनिज तथा भोजन सामूहिक प्रणाली द्वारा परिवहन करते हैं। सामूहिक या थोक में पदार्थों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिवहन दो बिंदुओं के बीच दाब की भिन्नता के परिणाम स्वरूप होता है। पदार्थों की पादपों के संवहनी ऊतकों द्वारा थोक या सामूहिक गति को हम स्थानांतरण कहते हैं। जड़ों की गहरी परतों में जल दो भिन्न पथों एपोप्लास्ट पथ तथा सिम्प्लास्ट पथ से गति करता है। जड़ों में अधिकतर जल प्रवाह एपोप्लास्ट के माध्यम से उत्पन्न होता है तथा जल की गति मूल परत से अंतः कोशिका तक सिम्प्लास्टिक होती है। माइकोराइजा जड़ के साथ फफूंदी या कवक का सहजीवी संगठन है। द्रव के रूप में पानी का क्षय बिंदु स्राव या गटेशन कहलाता है। पानी की अधिकतर मात्रा पत्तियों से रंध्र द्वारा उड़ा दी जाती है। जल की यही क्षति वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। प्रिय छात्रों, आपके आज के अधिगम की समृद्धि के लिए कुछ अभ्यास के रूप में प्रश्न दिए जा रहे हैं। आप इन्हें नोट कीजिए और अपनी अभ्यास पुस्तिका में इनके उत्तर लिखने का प्रयास कीजिए। पहला प्रश्न है, जल विभव का संक्षिप्त वर्णन करें। कौन से कारक इसे प्रभावित करते हैं? जल विभव, विलेय विभव तथा दाब विभव के आपसी संबंधों की व्याख्या करें। क्या होता है जब शुद्ध जल या विलयन पर पर्यावरण के दाब की अपेक्षा अधिक दाब लागू किया जाता है? तीसरे प्रश्न का पहला भाग है, रेखांकित चित्र की सहायता से पौधे जीव द्रव कुंचन की विधि का वर्णन उदाहरण देके करें। दूसरा भाग है, यदि पौधे की कोशिका को उच्च जल विभव वाले विलयन में रखा जाए तो क्या होगा? चौथा प्रश्न, पादप में जल एवं खनिज के अवशोषण में माइक्रोराइजलीय यानी कवक मूल सहजीवन संबंध कितने सहायक हैं? पांचवा प्रश्न, पादप में जल परिवहन हेतु मूल दाब क्या भूमिका निभाता है? छठा प्रश्न, पादपों में जल परिवहन हेतु वाष्पोत्सर्जन खिंचाव मंडल की व्याख्या करें। प्रिय विद्यार्थियों, आज के सत्र में हमने पौधे के परिवहन में पादप जल संबंध का विस्तार से अध्ययन किया है। अब आप उसका पाठन करें, मनन करें, चिंतन करें और स्वाध्याय करते रहें और इसके परिणाम स्वरूप अपने अध्यगम उद्देश्य की पूर्ति में आप सफल हों। हमारी शुभकामनाएं हैं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ शीघ्र ही आपसे किसी नए विषय पर मिलेंगे। धन्यवाद।